हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद सुजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम बेसिस कैसे फाइंड करें, किसी वेक्टर स्पेस की हम स्टैंडर्ड बेसिस कैसे निकाल सकते हैं और उसका क्या एक परमानेंट मेथड है, वो अगर हमको प्राप्त हो जाए तो हम आसानी से जो है हम स्टैंडर्ड बेसिस फाइंड कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हमने जो है कुछ इम्पोर्टेंट वेक्टर स्पेसेस लिए हैं, जो कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि इन्हीं वेक्टर स्पेसेस के हम स्टैंडर्ड बेसिस आज यहाँ पे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और एक आसान तरीका हम यहाँ पे सीखेंगे जिससे कि आपको स्टैंडर्ड बेसिस निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड बेसिस के आगे की थियरी जो है थोड़ी समझ में कम आती है। तो आइए हम आज जो है स्टैंडर्ड बेसिस निकालना सीखेंगे। और वीडियो पे पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के हम मज़ेदार वीडियोस और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से वेक्टर स्पेस की स्टैंडर्ड बेसिस निकालना है। तो जहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ टू फाइंड स्टैंडर्ड बेसिस फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी सी ओवर सी की निकालेंगे, सी स्क्वायर ओवर सी की निकालेंगे, सी स्क्वायर ओवर आर की निकालेंगे, क्यू ओवर अंडर रूट 2 की निकालेंगे, क्यू और साथ ही साथ एक वेक्टर हमने लिया है क्यू अंडर रूट 2 कामा क्यू रूट 3। अब देखिए इस सारे वेक्टर स्पेस को आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बट ये जो है एक्सटेंशन फील्ड थ्योरी के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देना चाहते हैं जिससे कि आगे की चीज़ें आपको और इजी हो जाएंगी। क्यू रूट 2 और क्यू फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी और ये क्यू अंडर रूट 2 कामा अंडर रूट 3, ये सारे एक्सटेंशन फील्ड थ्योरी की चीज़ें हैं जो कि आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, बट ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम इन सारे वेक्टर स्पेसेस को भी कंसीडर करके इनकी भी किस तरीके से बेसिस निकाली जाएगी यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं, जिससे कि आप थर्ड ईयर में जब चीज़ें पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आइए बढ़ते हैं वन बाय वन, हम किस तरीके से स्टैंडर्ड बेसिस निकालते हैं, उन तरीक़ों को सीखते हैं, उन मेथड्स को सीखते हैं और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सलूशन देखिए, यहाँ पे सी ओवर सी के बारे में अगर हम बात करें, सी ओवर सी के बारे में, अब देखिए इसके लिए आप दोस्तों एक ध्यान से बात समझिएगा, जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा कि सी ओवर सी की बेसिस कैसे निकालना है। देखिए एक हमारे पास एक थ्योरम होता है और थ्योरम का होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एफ ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, यानी एफ ओवर एफ क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, एफ ओवर एफ एक फील्ड होता है और जिसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती है सिंगलटन 1। हमेशा याद रखिएगा, एफ ओवर एफ क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है जिसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती है 1 हमेशा। तो अब आपको क्या करना है, फील्ड ढूंढ लेना। और फील्ड आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, फील्ड आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो इसके रिस्पेक्ट में एफ ओवर एफ अगर निकालना चाहें तो इसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, यही सिंगलटन 1 हो जाएगी, यानी इसकी जो बेसिस के अंदर एलिमेंट होगा वह केवल और केवल एक होगा। ठीक, तो इस थ्योरम को इस्तेमाल अगर हम कर देंगे तो हमारे पास जो है सी ओवर सी की स्टैंडर्ड बेसिस क्या हो जाएगी, सिंगलटन 1, आर ओवर आर की स्टैंडर्ड बेसिस सिंगलटन 1, क्यू ओवर क्यू की स्टैंडर्ड बेसिस सिंगलटन 1 हो जाएगी। तो आई होप ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि सी ओवर सी की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, आर ओवर आर की क्या होगी, क्यू ओवर क्यू की क्या होगी। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं नेक्स्ट सी स्क्वायर ओवर सी पे। सी स्क्वायर ओवर सी नोट कर लीजिएगा, कॉपी में सारी बातें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी बातें बुक्स में मिलने वाली नहीं हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान से समझिएगा। अब हम सी ओवर सी पे बात करेंगे स्टैंडर्ड बेसिस की, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से आपको देखना है। अब देखिए सी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, सी क्रॉस सी लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर आएगा, यानी इस तरीके का कुछ हमारे पास एलिमेंट्स आएगा, कहाँ पे, सी स्क्वायर में, यानी यू कामा वी टाइप का आपका आएगा।
जहाँ पे u और v कहाँ के मेंबर होंगे, ये दोनों जो है c के मेंबर होंगे, ठीक है। तो अगर u और v c के मेंबर हैं, यानी यहाँ पे फील्ड आपका c लिया गया है और वेक्टर आपका क्या है, c स्क्वायर है। तो आप याद रखिएगा कि c स्क्वायर c की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन r स्क्वायर r की भी होती है। इस तरीके से थोड़ा सा समझेंगे ना तो यहाँ से आसान हो जाएगा। कहने का मतलब हम यह बताना चाहते हैं कि c स्क्वायर c की अगर हमको बेसिस निकालना है तो जिस तरीके से आपने r स्क्वायर r की बेसिस निकाला है, बिल्कुल सेम पैटर्न आप इस्तेमाल कर देंगे c स्क्वायर ओवर c के लिए, तो वही हमारी स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब याद कर लीजिए आपने आर स्क्वायर ओवर आर की बेसिस किस तरीके से निकाला है। यहाँ पे c आपका वेक्टर भी सेम है, फील्ड भी सेम है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो तरीका आर स्क्वायर आर के लिए होगा वही तरीका c स्क्वायर ओवर c के लिए भी फुलफिल होने लगेगा। तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास है u v जो है c का मेंबर है, तो u कैन बी रिटेन एज a प्लस आयोटा b एंड v कैन बी रिटेन एज c प्लस आयोटा d। चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा टाइम्स भी आएगा, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आएंगे। तो हम u और v को इस तरीके से लिख लेंगे। तो u v ऑर्डर्ड पेयर टाइप में लिख लेंगे a प्लस आयोटा b कॉमा c प्लस आयोटा d। बस आगे की क्या प्रक्रिया है यहाँ पे आप देखिए। एक बार हम क्या करेंगे, पुट a प्लस आयोटा b बराबर 1 एंड c प्लस आयोटा d बराबर 0 ले लेंगे। तो अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 0, c और d की वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 अगर रियल नंबर है तो इसको 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, 0 कैन बी रिटन एज 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं। तो वहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a बराबर 1, b बराबर 0, c d बराबर 0। तो हमारे पास अल्टीमेट कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाएगा, 1, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये वेक्टर हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, अब सेकेंड टाइम क्या करना है, a प्लस आयोटा b को 0 ले लेना है, c प्लस आयोटा d को 1 कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो फिर आप कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे पास आ जाएगा a b बराबर 0, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जैक्टली कौन सा वेक्टर आ जाएगा, 0, 1। तो ये आपके पास एग्जैक्टली 2 वेक्टर हो जाएंगे और इन्हीं का क्या कर लेना है, एक कलेक्शन कर लेना है। यही आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ c स्क्वायर ओवर c। तो मैंने बताया ना कि जो आपका आर स्क्वायर ओवर आर की स्टैंडर्ड बेसिस होती है, इसमें भी c स्क्वायर ओवर c की भी स्टैंडर्ड बेसिस वही होगी। और दूसरी बात आपको यहाँ और एडिशनल जानकारी आपको दे दें कि अगर r क्यूब ओवर r की स्टैंडर्ड बेसिस आप निकालना जानते हैं तो वही स्टैंडर्ड बेसिस किसकी हो जाएगी, c क्यूब ओवर c की हो जाएगी। यहाँ पर मतलब जो वेक्टर हो वही फील्ड हो, तो आपकी जो बेसिस है उसमें आयोटा वगैरह नहीं आता इमेजिनरी पार्ट। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो सके। अब आइए हम बात करते हैं c ओवर c पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस है, c ओवर r। c ओवर r पे हम बात करने वाले हैं कि इसकी स्टैंडर्ड बेसिस कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से समझना है मित्रों। अब देखिए c क्या होता है, c कैन बी रिटन एज a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, जहाँ पे a और b कहाँ के नंबर होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए फील्ड आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन वेक्टर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडिशनल जानकारी होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए हम उसको 1 बाय 1 सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जैसे c की वैल्यू देख रहे हैं, c में किस तरीके के एलिमेंट हैं, a प्लस आयोटा b, तो उसको आप उठा के बाहर कर लीजिएगा।
तो फर्स्ट टाइम आप क्या करना है, ए की वैल्यू 1 पुट करना है, बी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो बेसिस का एक मेंबर है वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 0 बराबर 1। तो आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा 1। ठीक है, अब पुनः आपको क्या करना है कि ए बराबर 0 लेना है, बी बराबर 1 लेना है, तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा, 0 प्लस आयोटा इंटू 1 अर्थात आयोटा आ जाएगा। तो ये इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस निकाल लेंगे। अब यही हमारा स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा, यानी इसके बेसिस में एग्जैक्टली 2 मेंबर्स होंगे, कौन कौन, 1 और आयोटा। 1 और आयोटा जो है C ओवर R के वेक्टर स्पेस के बेसिस का मेंबर हो जाएगा। तो यही आपका स्टैंडर्ड बेसिस हो जाता है। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसी तरीके का इसी आर्गुमेंट को इस्तेमाल करेंगे सी स्क्वायर ओवर आर पे, सी स्क्वायर ओवर आर पे। तो सी स्क्वायर ओवर आर में की बेसिस क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखिए सी स्क्वायर को कैसे लिखना, पहले इसको आप लिख लिया करिए। सी स्क्वायर को हम ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट लिखेंगे। उसमें किस टाइप के एलिमेंट होगा, ए प्लस आयोटा बी कामा सी प्लस आयोटा डी का टाइप का होगा। ठीक है, और जहाँ पे इतना याद रखना कि ए बी सी डी जो आपने हमारे लिए है ये कहाँ से होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से होंगे, क्योंकि आपका फील्ड यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ए बी सी डी कहाँ के होंगे, रियल नंबर होंगे। आइए बेसिस पे चलते हैं फिर। अब आपको क्या करना है कि ए बराबर पहले 1 पुट कर देना, बाकी जितने भी स्केलर्स दिख रहे हैं सबको 0 ले लेना। सेम प्रोसेस है स्टैंडर्ड बेसिस निकालने का, उसमें आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं करना है, सेम प्रोसेस है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे सारे सेम प्रोसेस चल रहे हैं और उसी प्रोसेस के अंतर्गत इसकी भी हम बेसिस निकाल लेंगे। तो ए बराबर 1 पुट कर देंगे, बी और सी और डी बराबर 0 ले लेंगे, तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा, 1 कामा 0 आ जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो b की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, c a d की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास अगला वेक्टर कौन सा आ जाएगा, आयोटा कामा 0। इसी तरीके से c बराबर 1 पुट करेंगे, a बराबर b बराबर d बराबर 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास अगला वेक्टर आ जाएगा 0 कामा 1। इसी तरीके से d बराबर 1 पुट करेंगे, a b c की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो वेक्टर आ जाएगा 0 कामा आयोटा। तो इस तरीके से हम आप देख पा रहे हैं कि सी स्क्वायर ओवर आर में 4 वेक्टर आ रहे हैं, एग्जैक्टली 4 वेक्टर आ रहे हैं। और कौन कौन से वेक्टर हैं, 1 कामा 0, 0 कामा 1, आयोटा कामा 0, 0 कामा आयोटा। तो यही आपका स्टैंडर्ड बेसिस हो जाए किसका, सी स्क्वायर ओवर आर की हो जाएगी। अब आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्यू रूट 2। अब क्यू रूट 2 हमेशा क्या होता है, ओवर फील्ड क्यू पे जो है वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। आपको हम ये बता दें कि क्यू रूट 2 ये ओवर क्यू पे जो है वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अगर फील्ड नहीं रखेंगे और सोचेंगे कि हम आर रख दें या सी रख दें तो वो वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेंगे, ध्यान रखिएगा चीज़ें। ठीक है, तो क्यू ओवर रूट 2, क्यू रूट 2 ओवर क्यू ये आपका एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, इसको दिमाग में रखिए। अब इसकी बेसिस कैसे निकालेंगे ये आइए हम लोग जानकारी लेते हैं। अब बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमको काम करना है जैसे अभी तक हम काम करते आ रहे हैं। अब क्यू अंडर रूट 2 को लिखने की आदत होनी चाहिए आपके पास। इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, लिख भी लीजिए आप लोग। क्यू रूट 2 कैन बी रिटन एज a प्लस बी अंडर रूट 2 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, क्यू रूट 2 इस तरीके से लिखा जाता है। अब वही पुनः आप वही प्रोसेस इस्तेमाल कर दीजिएगा, पुट a बराबर 1 एंड b बराबर 0, तो कौन सा वेक्टर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर पुट a बराबर 0, b बराबर यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, b बराबर 1। ठीक है, तो हमारे पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो बस इसी का एक कलेक्शन कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस क्यू रूट 2 ओवर क्यू। चलिए नेक्स्ट अब देखिए ये वाला जो फील्ड है, ये फील्ड भी होता है, ध्यान समझिएगा। ये एक्सटेंशन फील्ड थियरी में बात होती है, आपको 3rd ईयर में चीज़ें मिलेंगी।
तो खैर यहाँ पे हमको वेक्टर स्पेस के रिस्पेक्ट में काम करना है, तो हम वहीं तक अभी सोचते हैं, आगे की बातें जब आएंगी तो आप बात करेंगे। अब देखिए Q√2 कामा √3 को हम कैसे लिखते हैं, लिखने की आदत डालिए। इस चीज़ को हम इस तरीके से लिखते हैं a प्लस बी √2 प्लस सी इंटू √3 प्लस डी इंटू √2 इंटू √3। और हेयर ए बी सी डी सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए बी सी डी कहाँ के मेंबर होते हैं, क्यू के होते हैं। अब पुनः वही सिस्टम आप इस्तेमाल कर देंगे, कौन सा, कि a बराबर 1 पुट करेंगे, बाकी जितने स्केलर हैं सबको 0 रख लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। और एक बार फिर b बराबर 1 रखेंगे, बाकी जो स्केलर्स हैं 0 रखेंगे तो √2 आ जाएगा। इसी तरीके से c बराबर 1 रखेंगे, a b d को 0 के इक्वल करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसी तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस आ जाएगी 1 √2 √3 √2 इंटू √3, यानी 4 एलिमेंट्स यानी 4 वेक्टरियस के अंदर आ जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, √2 होगा, √3 होगा और √2 इंटू √3 होगा। तो आई होप स्टैंडर्ड बेसिस निकालना आप लोग सीख गए होंगे। और कोई भी वेक्टर स्पेस आपके सामने आता है तो आप उसको थोड़ा सा 1 मिनट ऑब्जर्व करिएगा, उसके बाद इसी तरीके से रख करके वैल्यूज़ स्केलर्स की आप तुरंत जो है उसकी क्या निकाल लेंगे, बेसिस निकाल लेंगे, जो कि स्टैंडर्ड बेसिस कहलाएगा। तो वीडियो कैसा लगा इसको भी आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।